हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मस्ट डू क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सीरीज को जो बनाया गया है वो कई सारे बुक्स को पढ़ के बनाया गया है। इसमें कई सारे ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको क्वेश्चंस को करके जाओगे तो आप बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स थे हम एक बार जान लेते हैं। तो इसके अंदर टॉपिक्स थे हमारा फर्स्ट, फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। सेकंड था हमारा इसके अंदर वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और थर्ड था इसके अंदर फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स। तो आज हम इस वीडियो से करेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है? तो हमने याद करो, पहले हमने भी बात कर रखी थी जब आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। इस क्वेश्चन को ना, जब आप इस सीरीज को देख रहे हो तो आप पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर आपको ना आइडिया रहेगा कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। ये चैप्टर, ये जो सीरीज है, ये आपको आंसर करने का तरीका भी बताएगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है? देखो भाई, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे ना, उनको मैनेजमेंट का खास परख होगा, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है एक बिजनेस स्टडीज, उसके अंदर वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं बाकी लोगों को और उनको भी दोबारा से एक बार रिवाइज कराना चाह रहा हूं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो से भी देखा होगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है। जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं उसको और किस बेहतर तरीके से यूज करूं, ये उसके बारे में है, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊं। अब मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए, ये सब करने के लिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को प्रॉपरली करने के लिए मुझे उनकी मैनेजमेंट की कुछ फंक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये कौन से फंक्शंस है? फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे फंक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। ठीक है, और वैसे भी मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक है, इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है जिसको POSDC यानी पोस्ट डेक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन स्पोर्ट। तो हमने जाना बेसिकली पिछले क्वेश्चन के अंदर कि 5 फंक्शंस है हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बारी बारी से सबके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग वो चीजें हैं जो कि हम एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे कल आपको सीपी पहुंचना है, आपको कनॉट प्लेस पहुंचना है, वहां पे हम सेंट्रल पार्क के अंदर घूमेंगे। ठीक है, तो आप सभी क्या करोगे? आप सभी प्लानिंग करोगे, अरे मैं तो ये कपड़े पहनूंगा, वो करूंगा, अपने कपड़े को अरेंज करोगे, थोड़े से पैसे मांग लोगे घर वालों से कि मैं ये पैसे खर्च करूंगा। तो आप चीजों को मैनेज करोगे ना, फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसके बारे में अभी से आप क्या करोगे? प्लान करोगे, उसको कैसे करना है वो सोच के चलोगे। तो उसी चीज को प्लानिंग बोला जाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज टू असाइन ड्यूटीज, ग्रुप्स, टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan। अब एक प्लान को करने के लिए मुझे जिन लोगों की जरूरत है, मुझे जिन मतलब ग्रुप्स की जरूरत है, जिन अथॉरिटीज की जरूरत है, जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, उन सबको इकट्ठा करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब मैंने सोच तो लिया कि भाई मेरे को है ना, जैसे मान लो मेरे को सीपी जाना था जैसे, तो मेरे को पता तो चल गया कि हाँ मेरे को भाई एक ट्रांसपोर्ट वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे उसको अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा ना। मान लो हम एज एन इंस्टीट्यूट घूम के आते हैं कि भाई मैंने प्लान किया कि भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, चलो मिलते हैं और घूमते हैं। ठीक है, तो मैंने, मान लो हमने एक जगह डिसाइड करी, हम सीपी में मिले। अब सीपी से हम चल रहे हैं घूमने के लिए, फॉर लेट्स से आगरा जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक बस अरेंज करी, फटाफट से मैंने ऑर्गेनाइज किया कि मुझे एक ट्रांसपोर्ट वाले की जरूरत होगी। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले, उसके अंदर से मैंने ढूंढा कि हाँ भाई ट्रांसपोर्ट का कौन है, फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपने लिए अपॉइंट करूंगा। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? स्टाफिंग। स्टाफिंग इज टू फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब मुझे कोई एक बंदा लेके जाएगा, हम सबको जो लेके जाएगा वो
ट्रांसपोर्ट वाला ही बंदा होना चाहिए, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो या टूरिज्म का काम करता हो, टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो होते हैं, मेरे को उनमें से किसी एक को हायर करना पड़ेगा, दैट इज स्टाफिंग। जब हम किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करते हैं, दैट इज स्टाफिंग। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर टास्क, असाइन टास्क। तो अब क्या करना है, अब मुझे लोगों को, जो भी लोग मैंने काम पे लगाए, उनको काम देखते भी रहना है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनको जब मैं बताता हूं कि किस तरीके से काम को करना है और कैसे करना है, तो वो सब कुछ आता है डायरेक्टिंग के अंदर। और कंट्रोलिंग लास्ट होता है हमारा, जिसके अंदर मॉनिटरिंग होता है, जिसके अंदर मैं मॉनिटर करूंगा लोगों को कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान किया मैंने, चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनके लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को अपॉइंट किया, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तुम सबको काम करना है, और फिर मैं उन पर निगरानी कर रहा हूं कि सारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस इज द 5 फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट जानते हैं, राइट डाउन द रोल ऑफ वेरियस कमिटीज पोस्ट टूर्नामेंट। अब जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तब भी तो कमिटीज काम करती है, तो यार याद रखो कमिटीज है ना, बहुत सारी हो सकती है, जो भी नाम लोगे उसके आगे कमिटी लगा दो, वो उस चीज की कमिटी बन गई, ठीक है। अब वो कोई भी काम हो सकता है, किसी भी काम के आगे कमिटी वर्ड लगा दो, वो उस चीज की कमिटी बन गई, ठीक है। अब इस कमिटी के लिए बहुत सारे काम है। अब एक बात सोचो, जब एक टूर्नामेंट खत्म हो गया यहाँ पे, इसके बाद किन किन कामों का काम रहता है, उसके आगे कमिटी वर्ड लगा दो, वो कमिटी का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कुछ एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टाइप की कमिटी के बारे में लिखे हैं। आप भी कई सारी कमिटीज के बारे में अपने आप सोच के भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिसिटी कमेटी, अब जो भी मैंने टूर्नामेंट करवाया उसको मैं अगर पब्लिक करूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मेरे पास टूर्नामेंट में और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ठीक है, मेरा जो ब्रांड नेम होगा वो और ज्यादा पॉपुलर होगा, मेरे को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, मेरे को एडवर्टाइजर्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है मुझे करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पब्लिसिटी कमेटी हायर करूंगा, बनाऊंगा एक, जो कि क्या करेगी, रिपोर्ट्स देगी मीडिया को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देगी, सारे खर्चे को हिसाब किताब करेगी, और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस वगैरह इन सबको रिकॉर्ड करने का काम करेगी ताकि वो उनको पब्लिक कर सके। सेकंड आता है फाइनेंस कमेटी, जो कि नजर रखेगी कि भाई अभी तक तुमने टोटल कितना खर्चा कर दिया और बजट के हिसाब से टूर्नामेंट का बजट कितना था। ट्रांसपोर्ट कमेटी, जो कि क्या करेगी, जितने भी लोग आए थे उनके व्हीकल्स को प्रॉपरली अरेंज करवाना, उनको वापस छोड़ के आना होटल्स वगैरह तक, ठीक है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो कि उनको पैसा देने का काम करेगी, जितने भी ऑफिशियल्स आए थे उनको पेमेंट करना, उनको एक थैंक यू लेटर देना कि आपने हमारी इतनी मदद करी, टूर्नामेंट करवाने में हेल्प करी, ठीक है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जो कि हमारे ग्राउंड के रिपेयर वर्क और इक्विपमेंट्स का ध्यान रखेगी कि जो इक्विपमेंट हमारे पास थे वो सारे अभी भी है कि नहीं है, या कुछ जो मिसप्लेस हो गए वो कौन से मिसप्लेस हो गए। तो इन सब का जब अरेंजमेंट किया जाएगा तो वो सारी कमिटीज के बारे में हमने लिखा। इसके अलावा भी आप भी बहुत सारी कमिटीज के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी, ठीक है, जो भी आप नाम लोगे वो उसके आगे कमेटी लगा दो, जो भी काम है उसके आगे कमेटी लगा दो, वो उस चीज की कमेटी बन जाएगी, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। चाहे वो प्री टूर्नामेंट हो, पोस्ट टूर्नामेंट हो या ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो, ये सिंपल सा तरीका है एक आंसर लिखने का। इसके अलावा हमने बात करी यहाँ पे प्रोग्राम कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, क्योंकि आखिरी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, और फर्स्ट एड कमेटी जहां पे जिनको चोट लगी होगी उनके लिए, और प्रोग्राम कमेटी जो कि काम करने के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन टूर्नामेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो हम जानते हैं सबसे पहले टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट एक टाइप का एक कंपटीशन है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को एक साथ रख के हम उसको करवाते हैं। अब ये जो टूर्नामेंट होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट, और सेकंड आता है लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग और राउंड रॉबिन एक ही के 2 नाम है, ठीक है। जैसे मेरा घर का नाम भी कुछ होगा, ऐसा कई लोग होते हैं ना कि निकनेम कुछ और है, रियल नेम कुछ और है, तो ऐसा ही है। लीग टूर्नामेंट उसका रियल नेम है, राउंड रॉबिन उसको घर वाले बुलाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, याद करो उस पुरानी कहानियों को। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टाइप का टूर्नामेंट है जिसमें टीम एक बार हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा दोबारा से गेम में एंटर करने का, ठीक है। इन दिस टूर्नामेंट अ टीम विच वंस गेट डिफीटेड automatically gets eliminated from the tournament and will not get any second opportunity to win.
ओके तो ये एज इट इज याद कर सकते हो आप और लिखने के लिए एग्जाम के अंदर। सेकंड आता है इसी के अंदर लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब ये जो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है इसके अंदर क्या होता था, हर एक पार्टिसिपेंट को एक ना एक बार मौका मिलेगा हर दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ खेलने का, ठीक है, चाहे वो बेशक से वो टूर्नामेंट को वो उस वाले मैच को जीते या हारे, ठीक है। अब एक बात करो, मान लो 4 जने हैं तो ये वाला जो पर्सन है इसके साथ भी मैच होगा, इसका इसके साथ भी मैच होगा, इसका इसके साथ भी मैच होगा, फिर इसके सारे मैचेस हो गए। अब इसका इसके साथ मैच हो चुका है, अब इसका इसके साथ भी मैच होगा, इसके साथ भी मैच होगा। बेशक से ये हार जाए जीत जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन हर एक पार्टिसिपेंट का हर दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मैच एक ना एक बार जरूर होगा। इस चीज को बोला जाता है लीग टूर्नामेंट। अब ये लीग टूर्नामेंट होते हैं 2 टाइप के, एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट जिसके अंदर एक टीम एक दूसरे के साथ कम से कम एक बार तो खेलेगी ही खेलेगी। दूसरा होता है डबल लीग टूर्नामेंट जिसके अंदर एक टीम एक दूसरे के साथ कम से कम 2 बार तो खेलेगी ही खेलेगी, ठीक है। तो ये है सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंशन मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब एक बात बताओ, नॉकआउट टूर्नामेंट आप समझ चुके हो कि भाई एक बार हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। चलो हम पहले बात करते हैं इसके फायदे क्या है। तो फायदा ये है कि भाई अगर एक बार में बाहर हो जाएगा तो हमें कम खर्चा होगा। हमारा खर्चा कैसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे जब, क्योंकि सोचो 4 बंदे, अगर ये लीग टूर्नामेंट होता तो एक बार इसके साथ मैच होता है, इसका इसके साथ भी होता है, इसका इसके साथ भी होता है, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, फिर इसका भी इन सबके साथ, कितने नंबर ऑफ मैचेस कितने सारे बढ़ गए। लेकिन अगर सोचो ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता तो 4 जने 3 मैच होंगे टोटल, एक बार इन दोनों का हो गया, एक बार इन दोनों का हो गया, जो विनर आया उन दोनों का हो जाएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस कम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको पता हो कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया और आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे तो आप क्या करोगे, अपनी जी जान लगा दोगे। तो ऐसा ही ये टीम्स भी करते हैं और यहाँ पे हमें बेस्ट स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है ताकि वो हार के टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। कम टाइम लगता है और हमारे कम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की जरूरत होती है। इसी के साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर कोई मान लो जैसे ये 4 टीम थी, मान लो ये स्ट्रॉन्ग टीम, ये स्ट्रॉन्ग टीम, ये वीक टीम, ये वीक टीम, 2 स्ट्रॉन्ग टीम का 2 वीक टीम का आपस में मैच हो जाए तो ये 2 स्ट्रॉन्ग टीम आपस में मैच किया, कोई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम शुरुआत में ही बाहर हो गई और ये 2 वीक टीम इनमें से मैच हुआ, कोई एक वीक टीम बाहर हो गई, तो ये एक वीक टीम और एक स्ट्रॉन्ग टीम दोनों फाइनल्स में पहुंच गए। तो यहाँ पे वीक टीम फाइनल्स में आ जाएगी तो फाइनल देखने का मन करेगा, नहीं करेगा। अगर 2 स्ट्रॉन्ग टीम का मैच होगा तो देखने में मजा आएगा। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग टीम पहले ही एलिमिनेट हो जाए तो एंड तक टूर्नामेंट देखेगा कौन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। मोर चांसेस टू द वीक टीम टू गेट टू, मतलब ज्यादा चांसेस हैं वीक टीम के फाइनल्स में पहुंचने के, और जब ऐसा होगा तो स्पेक्टेटर्स जो होंगे वो देखना पसंद नहीं करेंगे मैच को, ठीक है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स नॉकआउट टूर्नामेंट के। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट के अंदर फायदे क्या है, यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ खेलेगा, तो यहाँ पे केवल और केवल स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम ही एंड तक विक्ट्री तक पहुंचेगी, क्योंकि इतने सारे मैच होने हैं, इतने सारे मैच अगर कोई अच्छा जीत रहा है तो वो जरूर डिजर्विंग टीम ही होगी, क्योंकि अगर कोई तुक्के से इतने मैचेस नहीं जीत सकता, ठीक है। एवरी टीम गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, सबको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नो डिफिकल्टीज फॉर ऑफिशियल्स टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट टीम, जो कौन सी टीम को पहुंचना चाहिए एग्जैक्टली ये पता लगाने में ऑफिशियल्स को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लेयर्स और टीम्स जो भी होती है वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का भी उनको चांस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सोचो 4 टीम्स, सबका मैच एक दूसरे के साथ होना है। अगर इसके साथ परफॉर्म नहीं कर पाए उनके पास और 2 मौके हैं अच्छा परफॉर्म करने के, तो सबको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का टाइम मिलता है। और यहाँ पे स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट एंड तक बना रहेगा, क्योंकि डिजर्विंग टीम ही आगे तक पहुंचेगी। इसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि इन बहुत सारे मैचेस होंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, और पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेट करना है उनका भी टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। ज्यादा अरेंजमेंट्स की जरूरत है, ज्यादा ऑफिशियल्स चाहिए हमें, ठीक है। और कई बार अगर 2-3 मैचेस एक साथ हार गए ना तो मतलब उनका मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, वो दोबारा से पार्टिसिपेट करने में उनको झिझक होगी थोड़ी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका।
अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉकआउट टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के, ठीक है, कि नॉकआउट टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में फर्क क्या है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट हम जान ही चुके हैं कि यहाँ पे अगर टीम एक बार हार जाती है तो उसको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा दोबारा से जीतने का, जबकि लीग टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे उसको हर एक टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो जीते या वो हारे। तो यही सबसे बड़ा इसका डिफरेंशिएशन है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेयरकेस मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट एंड ड्रॉ द फिक्सचर्स ऑफ 12 टीम इन स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस मेथड क्या होता है? स्टेयरकेस मेथड जिसके अंदर स्टेयर्स बन जाए, ठीक है। तो लीग टूर्नामेंट करवाने का एक तरीका था जिसके अंदर हम मैचेस को फिक्स कर देते हैं और जब हम पूरे के पूरे फिक्सचर को ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्टेयर्स जैसा दिखता है। यहाँ पे कोई बाई नहीं दी जाती, यहाँ पे टीमों को अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि सबका मैच एक दूसरे के साथ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि अगर आप नजर मारोगे, मैंने टीम 1 को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब वहां पे उसके मैचेस सारी टीम्स के साथ करवा दिए। जैसे हमारे पास 12 टीम थी तो 12 के साथ मैचेस मैंने करवा दिए, टीम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। क्योंकि 1 का 1 के साथ तो मैच, खुद के साथ तो मैच नहीं हो सकता। अब 1 के सबके साथ मैच हो चुका है, अब पकड़ लो 2 को सबके साथ मैच करा दो। अब 2 का मैच 1 के साथ तो हो गया, 2 खुद के साथ खेलेगा नहीं, तो 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे चलता रहेगा। फिर 3 को पकड़ लो, 3 का भाई 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, 3 का खुद के साथ तो होगा नहीं, 4 के साथ, 5 के साथ। तो ऐसे जब मैं पूरा एंड तक बना दूंगा तो एक स्टेयर्स जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टेयर केस टूर्नामेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट स्पेसिफाई कैलकुलेशंस प्रिपेयर साइक्लिक फॉर 9 टीम्स, ठीक है। अब मुझे 9 टीम्स के लिए कैलकुलेशंस करनी है जहां पे मैं साइक्लिक मेथड से उनका टूर्नामेंट करवा रहा हूं। अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ टीम 9 है तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाल लेता हूं, मुझे कितना करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है n((-1/2), ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम 9 थी, तो मैं n की जगह जहां जहां पे n होगा वहां पे 9 लिख दूंगा। तो 9 ब्रैकेट में 9((1/2), दैट इज 9 - 1 करूंगा तो हमारे पास आ गया 8। तो 9 × 8 दैट इज 72, 72 डिवाइड बाय 2 इज 36। तो हमारे पास टोटल 36 मैचेस होने वाले हैं। अब मैं चेक कर लेता हूं कि राउंड कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड हमारे पास जो निकल के आया वो आया 9 राउंड्स, ओके। चलिए अब कैसे मुझे इसको फिक्स करना है, जब नंबर ऑफ टीम्स होती है वो हमारे पास ऑड होती है तो मैं क्या करता हूं, राइट कॉर्नर पे, फर्स्ट टॉप राइट कॉर्नर पे मैं एक बाई को फिक्स कर देता हूं। हर राउंड के अंदर बाई को फिक्स कर दूंगा, बाई को फिक्स कर दूंगा, बाई को फिक्स कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से बाई के नीचे से काउंटिंग लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सर्कुलर वे के अंदर काउंटिंग लिख दूंगा। जब मैंने सारी काउंटिंग मेंशन कर दी, नेक्स्ट राउंड के बाद मैं एक एक डिजिट को आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे 9 था जो, उसको मैंने बढ़ा के यहाँ पे ले आया, 1 यहाँ पे था तो मैं 1 को यहाँ पे ले आया, 2 यहाँ पे था तो 2 की जगह 3 कर दिया। तो ऐसा मैंने एक एक पोजीशन को सबको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं एक एक पोजीशन और आगे बढ़ा दूंगा। तो हमारा जो मैच होने वाला है, 9 को बाई मिल गई, 8 को 1 के साथ मैच हो गया, 7 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, ऐसे मैचेस फिक्स होते चले जाएंगे। तो इसको बोला गया हमारा साइक्लिक मेथड, ठीक है। हमने स्टेयरकेस मेथड देख लिया, हमने साइक्लिक मेथड भी देख लिया। नेक्स्ट हम जानते हैं एक्सप्लेन प्रोसीजर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग बाइस। बाइस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले जान लेते हैं भाई बाई दी कब जाती है। तो जब टोटल नंबर ऑफ टीम जो हो वो 2 की पावर में ना हो, केवल और केवल तभी बाई दी जाती है, ठीक है। और बाई का देने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पावर ऑफ 2 निकालेंगे, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ टीम होगा उसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 निकालेंगे और उसको माइनस करके फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ बाइस कितने। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया मैंने, मान लो 11 टीम्स है। अब मैं क्या करूंगा, 2 को तब तक मल्टीप्लाई करता रहूंगा जब वो 11 या 11 से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। हम कम नहीं ले सकते, 11 या 11 से ज्यादा ना हो जाए। तो मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4, एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 8 भी स्टिल कम था 11 से, तो मेरे को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मेरे पास आ गया 16। अब ये 11 से ज्यादा हो चुका है तो मैं अब इसको कंसीडर करूंगा। मैंने क्या किया, 16 को लिया और उसको माइनस किया नंबर ऑफ टीम से,
तो 16 माइनस 11 दैट इज 5 बाइज। तो टोटल मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर 5 बाइज देनी पड़ेगी। अब 5 बाइज मैं कैसे दूंगा, इसका भी एक ऑर्डर है, ठीक है। वो ऑर्डर क्या है, मैं सबसे पहली जो बाई है वो दूंगा सबसे बॉटम हाफ ऑफ द लोअर टीम। मैं पूरी जो नंबर ऑफ टीम्स है उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो 2 इक्वल पार्ट्स हो। अगर इक्वल नहीं होंगे तो मैं फॉर्मूला लगा के उनको 2 डिवीजन करूंगा। सबसे पहली बाई मैं देता हूं बॉटम के टीम के लास्ट को, सेकंड बाई देता हूं मैं टॉप अपर हाफ की टॉप टीम को, ठीक है, सबसे ऊपर जो होती है। थर्ड बाई देता हूं मैं अपर टीम ऑफ द लोअर हाफ, और फोर्थ बाई देता हूं मैं बॉटम टीम ऑफ द लोअर अपर हाफ, ठीक है। इसी हिसाब से मैं कंटिन्यूअस ऑर्डर के अंदर कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट आता है मेक द फिक्सचर ऑफ 13 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के हिसाब से मुझे फिक्सचर बनाना है 13 टीम्स का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिखो। टोटल नंबर ऑफ टीम है मेरे पास, मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टीम -1 करना होता है। तो मैंने जब 13 - 1 किया तो मेरे पास आ गया कि भाई मैं टोटल 12 मैचेस खेलने वाले हैं, ठीक है। अब 12 मैचेस के अंदर अब देखो कि भाई कितने राउंड्स होंगे या मुझे कितनी बाइज देनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, 2 की पावर मैं तब तक करता रहूंगा जब वो 12 या 12 से ज्यादा ना हो जाए। तो मैं करता रहा, तो 4 बार पे मेरे को पता चला कि मेरे 16 आ गया। तो मैंने बोला भाई 4 बार रिपीट हुआ तो 4 राउंड्स हो गए, तो टोटल राउंड्स तो 4 होंगे। अब भाई बाई कितनी आएगी, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 निकाला था, वहां से हमारा आया था 16। तो 16 माइनस नंबर ऑफ टीम यानी मैंने 13 किया, तो टोटल 3 बाइज निकल के आ गई। अब ये 3 बाई मैं दूंगा कैसे, तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ टीम है मैं उसको डिवाइड करूंगा 2 हिस्सों के अंदर। तो मैंने 2 हिस्से यानी अपर और लोअर हाफ के अंदर उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं ये 2 पार्टीशन कर देता हूं। इसके अंदर अपर हाफ के अंदर कितनी टीम आएगी वो कैसे निकाला मैंने, टोटल नंबर ऑफ टीम प्लस 1/2 यानी 13 + 1/2 अपर हाफ के अंदर आ गई 7 टीम्स। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ टीम -1/2, ठीक है। अब मैं 13 - 1/2 करूंगा तो मेरे पास आ गई 6 टीम्स। तो ये हो गया तरीका अपर और लोअर हाफ में बांटने का टीम्स को। अब अपर ऑफ लोअर हाफ में जो मैंने बांटा, अब मैं ये देख रहा हूं ये जो 3 बाइज जो मैं दूंगा ये किस हिसाब से दूंगा, तो वो वाला पैटर्न याद करो जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फिक्सचर मैंने जब ड्रॉ किया तो मैंने फर्स्ट बाई दी लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, सेकंड बाई दी फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, थर्ड बाई दी फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, और अगर फोर्थ बाई होती तो मैं किसको देता, लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को। यही ऑर्डर चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल 3 बाइज थी, तो यहां पे मैं 3 बाइज देके पूरे के पूरे फिक्सचर को ड्रॉ कर दूंगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लोगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में से आपको जो नहीं आते थे आप उनके ऊपर गौर फरमाओ, आप किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फंस रहे हो, आप उस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप इस सीरीज को फॉलो करो और वीडियो को देख लो, वो ही बहुत होगा आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। मैं आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बाकी जो मिसिंग वीडियोस है उनको ढूंढने के लिए। आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं @भला-इंसान पे, या मुझे मेल कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहो तो आपको नोट्स और पीडीएफ उसके थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। हैव अ नाइस डे।